हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और क्विक रिवीजन वीडियोस की सीरीज़ में हम रिवाइज करने जा रहे हैं एसी जनरेटर को। अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा। देखिए, इसमें हम एसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखिए आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। एसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में ऐसे कॉयल आपका प्लेस्ड है। ये कॉयल का रोटेशन होता है। इस तरीके से आप दिखा देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इस कॉयल का रोटेशन हो रहा है और ये एंगल थीटा पे। तो सबसे पहला हमको पता होना चाहिए कि जो एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स में इस कॉयल को रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, इस कॉयल में जो लिंक्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होगा। या हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने से क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा विथ कॉयल तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ये पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। अब ईएमएफ का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉयल को जब हम रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा ये कॉयल। क्रॉस करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा और उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लिख लिया हमने, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर ये कॉयल मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ये हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा। जब इस कॉयल को हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो थीटा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे पुट कर सकते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये फ्लक्स आ गया तो हम ईएमएफ इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बी और ए वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का, तो हो जाता है माइनस, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये हो जाएगा आपका बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो है इस फॉर्म का आ रहा है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मान लीजिए ये कॉयल है, इसमें हम n नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लेते हैं कि कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, E इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्म आ जाएगी। अब हम इस एन ए बी ओमेगा को क्या करेंगे, रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू, अगर ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। ई आपका मैक्सिमम होगा व्हेन साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू +1। तो ये +1 हो जाएगा, मतलब ई इक्वल टू एन कैपिटल ए बी ओमेगा, और ये ईएमएफ की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो एन ए बी ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ई मैक्सिमम, ये आपका हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ किस फॉर्म का आ रहा है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का अल्टरनेटिंग फॉर्म का बनेगा। तो ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है कैसा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी वो कैसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। अगर आपको यहाँ से करंट फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाई इसको रेजिस्टेंस कर दीजिए, तो आई इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी, ये किसका फॉर्म हो जाएगा, करंट का फॉर्म हो जाएगा। ये आपका ईएमएफ का फॉर्म दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, इसका वर्किंग को आप जनरली, आपको बहुत ज़्यादा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, समझ भी सकते हैं कि जब हम कॉयल को रोटेट करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा लिंक विथ कॉयल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उस ईएमएफ को हम इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका एसी जनरेटर का टॉपिक। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे, ट्रांसफार्मर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए। लिख लेते हैं इस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू चेंज एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए। अब चेंज करने का मीन्स आपका हो सकता है उसको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो अब एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के बेसिस पे ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप्स में होते हैं। एक होता है आपका स्टेप अप और दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम ये है कि ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। अगर ट्रांसफार्मर आपका एसी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा आपका स्टेप अप, और एसी वोल्टेज को अगर डिक्रीज करता है तब ये क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे। पहले ये आपका हो गया डेफिनेशन, ये आपने टाइप्स बता दिए। अब आपको बताना पड़ेगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका भी प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब कि अगर इस कॉइल में, किसी कॉइल में अगर आपका फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उसके नेबरिंग कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ हम इनपुट देंगे, और कैसा इनपुट देंगे, एसी इनपुट देंगे। तो इस फर्स्ट कॉइल में जो है वो फ्लक्स का चेंज होगा, और सेकेंडरी कॉइल में जो आपका आउटपुट है उसमें क्या जनरेट होगा, उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। और जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वो होता है आपका E = E0 साइन ओमेगा टी। मतलब ये कैसा है, एसी है। अब ये आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन किस तरीके से करता है, उसके लिए हम कैलकुलेशन अगर करें तो जो यहाँ पे फ्लक्स का जो फ्लो हो रहा है, या जो हम अगर हम लिखें यहाँ पर कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स किस रेट से फ्लो कर रहा है, वो हो जाएगा आपका d∅/dt। और ईएमएफ जो जनरेट होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस d∅/dt। अगर प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लें n1, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको अगर हम n2 मान लें, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि E1 = -n1 d∅/dt, और E2 दोनों का रेशियो ले लेते हैं, E1/E2 हो जाएगा -n2 d∅/dt। तो d∅/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो फ्लक्स है वो क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा आपका E1/E2 = n1/n2। यहाँ पे E1 क्या है, ये जो ईएमएफ जो है वो इनपुट के लिए, और E2 क्या है, जो ईएमएफ आउटपुट के लिए। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 मीन्स नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, सॉरी नंबर ऑफ टर्निंग, ई का मतलब हो गया ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो फार्मूला आ गया आपका EP/ES दैट इज इक्वल टू NP/NS। यहाँ से अगर हम सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होने वाला ईएमएफ अगर फाइंड करना चाहें तो ये आपका यहाँ चला जाएगा और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका EP,
और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा NS अपॉन NP। तो ये फार्मूला आपका निकल कर गया है सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाले EMF का, ES इक्वल टू EP इंटू NS अपॉन ES आपका है नंबर ऑफ EMF इन द सेकेंडरी, EP आपका है EMF इन द प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल एंड NP दैट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। यहाँ से अगर हम देखें कि NS अगर ग्रेटर है आपका NP से, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ES इज ग्रेटर देन EP। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF है वो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF से ज़्यादा है। तो यहाँ पे वोल्टेज का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा बिहेव करेगा, स्टेप अप। अगर आपका NS लेस देन NP, इसका मतलब आपका ES लेस देन EP, तो ये कैसा बिहेव करेगा, स्टेप डाउन की जैसा, क्योंकि जो EMF है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे NS अपॉन NP इक्वल टू K, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें आपको इफ़िशियंसी भी पूछता है। इफ़िशियंसी होता है आपका आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो ये आउटपुट पावर मतलब ES इंटू ये आपका हो जाएगा ES इंटू IS डिवाइडेड बाई EP इंटू IP। तो ये हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको फार्मूला आता है, ये आपका LCR सर्किट का एक कंडीशन है। LCR सर्किट में इम्पीडेंस हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, ये होता है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जेड यहाँ पे इम्पीडेंस है, ये आपका LCR सर्किट में आता है। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है उसमें आपका ये इम्पीडेंस, रेजोनेंस के लिए आपका जो इम्पीडेंस है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। रेजोनेंस में क्या होगा, इम्पीडेंस मिनिमम, और इम्पीडेंस मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होगी, XL जब है वो XC के बराबर है। इसलिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस की कंडीशन है उसमें XL और XC दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो XL की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। अगर ओमेगा को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और L को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन LC, और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो ये होता है आपका 2πf, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, रेजोनेंस, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 2πfr दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, या FR दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2πLC। इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कंडीशन है, XL दैट इज इक्वल टू XC। अगर XL XC के बराबर हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0, या Z क्या हो जाएगा R, मतलब जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, मिनिमम। जो LCR सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, मिनिमम। और अगर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम है तो आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इम्पीडेंस की रेजोनेंस की कंडीशन के लिए क्या आपको याद होना चाहिए कि इम्पीडेंस मिनिमम होना चाहिए, और इम्पीडेंस मिनिमम के लिए क्या होगा, XL और XC दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपका इस तरीके से निकल के आता है कि XL इक्वल टू होता है आपका ओमेगा L, और XC इक्वल टू होता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C। तो अगर ओमेगा टेंडिंग टू 0 हो, मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो या टेंडिंग टू 0 हो, तो XC क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर XL
इक्वल टू है ओमेगा एल। अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो, तब एक्स एल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसा कंडीशन जिसपे, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे एक्स और एक्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का रिवीजन। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।